Sit down. जब मॉड्यूल डिस्कस करने के लिए बोला था हमने थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो हमने बोला था मॉड्यूल, उसमें जो पहले डाउट्स है वो डिस्कस कर लें। अच्छा, हमने बोला था उसमें एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें से बताओ, जो हमने 62 तक को डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, उसमें पहले तो एक करेक्शन लिख लो। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 115, इसका आंसर 1 है, प्लस 48.51 आंसर होगा इसका, प्लस 48.51। तो इसका आंसर करेक्शन है। अच्छा, उसी में देख लें एक्सरसाइज 1 में ही क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 एक्सरसाइज 1। अब इस क्वेश्चन में बड़ा हमसे बोला है प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl के लिए डेल्टा जी का साइन क्या होगा। अच्छा, हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, सुन ले ध्यान से, कि जब भी डेल्टा जी का साइन करना, और ये लिख लेना क्योंकि सबके कॉमन डाउट्स हैं तो वही होंगे यहाँ पर। तो इसमें बोला है डेल्टा जी का साइन क्या होगा, तो हमने बोला था डेल्टा जी का साइन दो तरह से बताते, बीच में मत बोलो, कि अगर क्वेश्चन में डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन गिवन हो तो ही डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को यूज करोगे। लेकिन अगर उसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन दिए बिना पूछे डेल्टा जी का साइन, तो फिर चेक करोगे डायरेक्ट कि गिवन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। और यहां देखोगे होता प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, सिल्वर आयन को जब HCl सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो बता HCl भी H प्लस Cl माइनस आयंस में रहेगा, तो बता इनमें ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होगा ना। तो बता इनका प्रेसिपिटेशन AgCl का हम करवाएंगे या स्पॉन्टेनियसली होगा? स्पॉन्टेनियसली होगा। और बता स्पॉन्टेनियसली होगा तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये क्लियर है सबको? और बता डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, कि बता गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, 76 में भी बता तुमसे इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 76। अब बता इसमें तुम्हें बोला है, अच्छा वेपराइजेशन बोला है या इवेपोरेशन बोला है? और इवेपोरेशन बता बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, और हम करवाते हैं अपने आप होता है। और बता इवेपोरेशन में लिक्विड वेपर में बदलता है। और बता लिक्विड जब वेपर में बदलेगा तो इवेपोरेशन भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि लिक्विड के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के वीक। तो बता एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, तो एंथैल्पी बढ़ेगी। अच्छा बता वेपर की एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा होती है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो वो भी करेक्ट लिखा है, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंथैल्पी बढ़ेगी। अच्छा बता इवेपोरेशन जो रिवर्स में होता है, मतलब वहां पर भी तो वाटर इवेपोरेट होता है ना, लेकिन हम करवाते हैं वो सराउंडिंग से खुद हीट एब्जॉर्ब करता है। तो बता स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। और बता स्पॉन्टेनियस तो इसके लिए भी डेल्टा जी का साइन क्या होगा? नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव मतलब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी यहां पर भी, तो गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये क्लियर सबको? दोनों क्वेश्चंस एक जैसे
अब देख लें ऐसे, तो इधर देखो, तो अब उसमें क्वेश्चन नंबर इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन था, या दोनों ये समझ में है। और क्वेश्चन नंबर अब इसमें क्वेश्चन नंबर 106 में बता क्या बोला है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर गिवन। तो एंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो बहुत इजी सा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की, और एक चीज मैं दोबारा बोल रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर इनमें आ रहा है लेकिन साइन माइनस प्लस की गड़बड़, तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, जो हीट तुमसे कैलकुलेट करवाए वो ओनली उसकी इक्वेशन लिखते हो। तो बता, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बता 106 में कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। तो बता सबसे पहले इसके 1 मोल की कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करवाओगे, तो बता एलिमेंट्स मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो बता ये इक्वेशन लिखोगे। अब बता इस रिएक्शन की हीट को हीट ऑफ फॉर्मेशन बोले या डेल्टा एच बोले, बात एक ही है। अब बता यहां पर क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला है, कार्बन की, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ लो, अपने आप समझ में आएगा। बता कार्बन की हीट ऑफ कंबशन गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी गिवन है। तो बता डेल्टा एच क्या हो जाएगा, सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि बता हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। और बता जो गिवन होती है उसकी एप्लीकेशन होती है। और कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 116 116। अब इस क्वेश्चन में बोला है वाटर गैस का कंबशन करवाया है, वाटर गैस का कंबशन करवाया है। तो पूछा है टोटल हीट रिलीज्ड जब 112 लीटर मिक्सचर का कंबशन करवाएं। तो बता कार वाटर गैस जो है, मतलब वाटर गैस जो है उसने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। और मिक्सचर का मतलब बताइए रिएक्टिंग या नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग है, तभी तो मिक्सचर में अलग अलग शो करा उसने। और क्या बोला है, मिक्सचर में दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, मतलब बता दोनों का अगर 112 लीटर टोटल है तो उसमें से आधा तो 56 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का है और 56 लीटर ही हाइड्रोजन का भी है। यही मीनिंग हुआ इसका। अब उसने तुम्हें पढ़ो कंबशन की इक्वेशन भी लिख कर दी दोनों की, लेकिन दोनों को अलग अलग लिखी क्योंकि ये मिक्सचर है, दोनों का कंबशन भी अलग अलग होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की भी इक्वेशन लिखी है, डेल्टा एच दे रखी साथ में, हाइड्रोजन के भी कंबशन की इक्वेशन है, अलग से इक्वेशन डेल्टा एच दी है। लेकिन मतलब हमें वॉल्यूम को यूज करना होता है मोल को, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन तो मोल बताती है ना। तो बता दोनों के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग ला सकते हो, तो 56 अपॉन 22.4 मोल हो जाएंगे इसके। अच्छा यही मोल हाइड्रोजन के भी होंगे एट एसटीपी। अच्छा द कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल से कितनी डेल्टा एच होती है, मतलब उसने लिख कर दी है क्वेश्चन में, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है उसकी, -283। तो बता उसकी डेल्टा एच तुम्हें दी है, तो बता इसके एन मोल से कितना रिलीज होगी वो ला सकते हो। 1 मोल से डेल्टा एच -283, तो बता एन मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से डेल्टा एच विल बी, बता ला सकते हो -283 इंटू एन किलो जूल। इसी तरह से बता हाइड्रोजन के लिए भी ले आओगे, उसका भी डेल्टा एच डायरेक्ट इंटू एन कर लो, उसके लिए -241.82 है, तो इंटू एन कर दोगे उसकी डेल्टा एच और दोनों का लास्ट में सम कर दो, क्योंकि मिक्सचर की टोटल हीट पूछी है ना उसने। तो ये क्लियर सबको ये। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128।
अब ये बता, बहुत इजी सा क्वेश्चन। अच्छा मुझे बता, टेम्परेचर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है या इंटेंसिव? अच्छा बता, अमाउंट चेंज करने पर टेम्परेचर की वैल्यू बदलेगी या सेम रहेगी? और बता, वॉल्यूम भी तो अमाउंट का ही टाइप है, तो बता वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो क्या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्या टेम्परेचर? हाँ तो इंक्रीजेस बाय मतलब जितना पहले था चेंज हो रहा था उतना ही बाद में भी होगा, मतलब सेम चेंज होएगा, मतलब कोई अलग से कुछ एक्स्ट्रा चेंज नहीं हुआ ना। या डायरेक्ट भी कुछ को फिजिक्स से भी कर सकते हो। उसने क्या लिखा, 5 ml ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और 5 ml स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलाते हैं तो बता डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस है। तो बता, हमने सब या तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। अच्छा तब पहले 5 ml स्ट्रॉन्ग एसिड है, 5 ml स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बता टोटल वॉल्यूम कितना हो गया मिक्सचर का अगर बोलूं उनके, तो 10 मिलीलीटर। तो बता 10 मिलीलीटर जब था और डेंसिटी में 1 मान लो, तो बता मास भी 10 ग्राम हो गया। तो डेल्टा टी की वैल्यू पहले कितनी थी, Q अपॉन MS। अच्छा था ये S तो स्पेसिफिक हीट कभी बदलती है क्या? ये तो कांस्टेंट। अच्छा सेकंड टाइम क्या बोला उसने, अब उनको 5 ml की जगह 10 10 ml कर दिया। अच्छा बता 10 10 ml करेंगे तो बता फिर ये मास डबल हो जाएगा ना। अच्छा मास डबल होगा लेकिन स्पेसिफिक हीट बदलेगी क्या? अब नया डेल्टा टी कितना हो गया वही लाना है। अच्छा था जब मास डबल होगा तो हीट भी तो डबल होगी ना। तो बता ये भी क्या हो जाएगी 2Q। तो बता डेल्टा टी डैश अभी भी अलग आएगा या Q अपॉन या MS ही आया? ये 2 से 2 कट भी तो गया, तो वापस वही आया। इसलिए डेल्टा टी भी अभी भी कितना रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बोलो। 119। हीट ऑफ कंबशन। अच्छा था किसी के भी आग लगती कभी ठंड लगती कभी? अरे तो लिखवाया हमने, ऑलवेज साइन नेगेटिव होता है। कंबशन हीट ऑलवेज नेगेटिव होती है, फॉर्मेशन हीट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। और कुछ नोट्स में लिखा होता है कि नाइट्रोजन की हीट ऑफ कंबशन पॉजिटिव होती है, नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का कंबशन हम मानते हैं जब N2O5 बनता है, और N2O5 तो फॉर्मेशन एक्सो होती है। 95। पीछे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो क्लास में बताया था इस दो, किसने पूछा? अरे तो बताया था H2O लिक्विड वाला और H2O गैस वाला। भूल गया मैं तो रट के आया था उस दिन। मतलब एक कॉपी में करवा रखा हमने, H2O लिक्विड H2O गैस बोला था। जब गैस की रिएक्शन होती है तो पहले गैसियस प्रोडक्ट बनता है, और जब गैस लिक्विड में बदलेगी तो एक्स्ट्रा हीट और रिलीज होगी क्योंकि ये कंडेंसेशन हो रहा है। तो बता, इसलिए लिक्विड की फॉर्मेशन में ज्यादा हीट रिलीज होती। बड़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच में, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा इसी में क्वेश्चन नंबर 156, उसमें क्वेश्चन नंबर या 156 के पहले देख लें क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141। अब क्वेश्चन नंबर 141 में पढ़ो। तुम्हें अब ये इतनी सारी रिएक्शंस दे रखी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा इसमें देखो तुमसे क्या पूछा है, CH बॉन्ड एनर्जी विल बी। अच्छा था CH बॉन्ड एनर्जी मैंने पढ़ा था, मैं एक चीज बोली दोबारा बोल रहा हूं कि जब भी तुमसे बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करवाए तो ये सबसे पहले चेक करना कि वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है या पॉली एटॉमिक। क्योंकि बता डाई एटॉमिक होगा तो हीट ऑफ एटमाइजेशन सब चीजें सेम होती हैं, लेकिन पॉली एटॉमिक हुआ तो सब अलग होती है। लेकिन यहां पर ये CH बॉन्ड एनर्जी पूछी है तो कौन से मॉलिक्यूल में है? बता CH बॉन्ड किस में होगा, CH4 में। जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो CH4 ही है उसका। उसकी हीट ऑफ एटमाइजेशन इक्वेशन लिखोगे सबसे पहले, जिसमें वो बॉन्ड है प्रेजेंट। तो बता CH4 में प्रेजेंट है
तो बता यहां पर इसके चारों बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे हम, तो ये C गैस प्लस 4H गैस बनेगा ना। अब बता इस रिएक्शन की हीट को हम हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। अच्छा, ये जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है, ये एक CH बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी है या 4 को? 4 को। तो बता अगर हमें इसकी वैल्यू मिल जाए तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड आ जाएगी ना, और वो क्या होगी? हीट ऑफ एटमाइजेशन अपॉन 4। तो अब यहां पर देखो उसने तुम्हें इसका उल्टा रिएक्शन दे रखी है। सेकंड सॉल्व तक बाकी इक्वेशंस तो काम की भी नहीं है। देखो उसने सेकंड में इसका उल्टा लिख कर दिया, C गैस प्लस 4H गैस CH4। तो वापस एक चीज बोल रहा हूं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में किसी बॉन्ड की एनर्जी पूछे तो वो बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में हो उसकी हीट ऑफ एटमाइजेशन ले आना, क्योंकि बता उसी से डायरेक्ट ले आया ना हमने। हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए थे अमोनिया N2H4 वाला, वहां भी बता हीट ऑफ एटमाइजेशन इक्वेशन लिख कर लाए थे ये। तो बता यहां पर तो उसने खुद ने इसका उल्टा रिएक्शन की दे रखी है, -x जो दिए बता उसको +x/4। क्वेश्चन सॉल्व। एक ही लाइन का क्वेश्चन। 167। ये तो हीट ऑफ हाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये तो बताया था ना क्लास में। ऐसा क्वेश्चन भी किया था हमने BaCl2 वाला, बोला था इसमें हैश लॉ से होगा, इक्वेशन लिखो और सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो रजिस्टर में क्वेश्चन के बाद देख लेना, हो जाएगा, नहीं तो पूछ लेना। 156 देख लो। 156 क्वेश्चन में हम यहां पर ध्यान सुनना, हमसे क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करें, तो बता सबसे पहले जो कैलकुलेट करवा उसकी इक्वेशन लिखे। अच्छा, KOH जो बनता है वो कौन सी स्टेट में बनता है? सॉलिड स्टेट में। तो K सॉलिड लिखेंगे, प्लस हाफ O2 गैस लिखोगे, प्लस हाफ H2 गैस लिखोगे। अब इसकी वैल्यू हमें लानी है, तो बता उसने हमें अलग अलग रिएक्शंस दे रखी हैं, तो बता हैश लॉ यूज करके लाओगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब फिजिकल स्टेट बदल रही हो रिएक्शंस में तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें KOH दो तरह के हैं। एक तो KOH लिखा है ओनली, और दूसरा KOH एक्वस। तो एक्वस वाला नहीं बनाना हमें, तो बता वो एक्वस वाले को छोड़ना है। ठीक है, ओके, बाकी सब 140। इसमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा, उसमें पढ़ो कि किसका किस में कन्वर्जन करवाया है। मतलब उसमें लिखा है लास्ट ऑप्शन या सब में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, Sr2Sm इज एंडोथर्मिक, मतलब बता सल्फर रोम्बिक का सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्जन करवाना है। अब बता फिर से तुम्हें दो रिएक्शंस की हीट दी है, तो सल्फर रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक, इसकी डेल्टा H फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से लाओ। और बता सल्फर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक, बता फर्स्ट में सल्फर रोम्बिक रिएक्टेंट साइड मिल गया, तो बता 1 - 2 करो, तो बता 1 - 2 करेंगे तो डेल्टा H आ जाएगी, और 1 - 2 करेंगे तो बता इसकी वैल्यू -297 पॉइंट समथिंग है जो भी है, और बता ये -300 समथिंग है, तो बता माइनस माइनस क्या आ जाएगी? +2.5 समथिंग, तो एंडोथर्मिक है। मोनोक्लिनिक सल्फर इज मोर स्टेबल, मतलब ये एंडोथर्म है, तो मोनोक्लिनिक सल्फर मोर स्टेबल कैसे हो सकता है? जो उसने डाटा दिए उनके अकॉर्डिंग बताना, डायरेक्ट नहीं करना है। ये क्वेश्चन यहाँ पी ब्लॉक का नहीं है कि वहां से हम डायरेक्ट बता दें, क्योंकि पी ब्लॉक का तब होता जब ये बाकी थर्मोडायनेमिक डाटा ना दिए होते, और उसने दिए तो बता फिर उसको सॉल्व करके लाओ, जो आएगा वो आंसर होगा। तो बता यहाँ सल्फर रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक एंडोथर्मिक हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा? गिवन डाटा के अकॉर्डिंग रोम्बिक सल्फर इज मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक, इसलिए वो रॉन्ग हो गया थर्ड। 168। अच्छा इसमें पढ़ो, 168 में तुमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एक चीज ध्यान सुनना, जब भी तुम्हें इस तरह से बोला हो, 168 जो क्वेश्चन है
इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें पूछा कौन सी हीट्स किसके इक्वल है। तो बता, ऐसे हमने क्वेश्चन जान सुना, जब भी तुम्हें बोले दो हीट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो बता उनकी एक ही कंडीशन होती है कि उनकी इक्वेशन सेम है। जैसे हमने पढ़ा, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एक दूसरे के इक्वल होती है। या दूसरा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होती है। या कार्बन की हीट ऑफ सब्लिमेशन या उसी की हीट ऑफ एटमाइजेशन भी सेम होती है। क्यों? क्योंकि सबका रीजन उनकी इक्वेशन सेम। तो इसमें एक एक ऑप्शन से तुम्हें करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बता सकते हम आंसर, हमें एक एक ऑप्शन में इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो आंसर हमारा पता चलेगा। अब कुछ को लगता है सेकंड वाला भी तो सही है, उन्होंने तो क्या कर लिया मैथमेटिकली, कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल्स टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो हो ही नहीं सकती इनके बराबर, क्योंकि ग्रेफाइट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, कार्बन तो उसकी तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो, O2 भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में तो उसकी भी जीरो। तो बता, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा जीरो हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी सबकी, तब आंसर पता चलेगा। तो कर लोगे। देखिए इसमें जो मैं बोल रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे देख लो, एक्सरसाइज सेकंड में, पहले 143 देख लो। 143 में इसमें पढ़ो, तुम्हें बोला है ICl की हीट ऑफ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करें। 143 का, एक्सरसाइज 1 का ही 143 क्वेश्चन। तुम्हें बोला है ICl गैस की बॉन्ड डिसो एनर्जी फाइंड करें। तो बता, ICl गैस जो मॉलिक्यूल है, बता ये डाई एटॉमिक है ना। अब बता, डाई एटॉमिक के लिए अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा, तो ये I गैस प्लस Cl गैस में ब्रेक होगा। और बता, यहाँ एक ही तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी है, उसको मैं इस रिएक्शन की डेल्टा H भी बोल सकता हूं ना। तो ये हमें फाइंड करनी है। इसके अकॉर्डिंग अब पढ़ो क्वेश्चन, समझ में आएगा। वो हीट्स ऑफ फॉर्मेशन दी क्यों है सबकी, तो ये गैस ही तो है ना। तो पढ़ो ना, उसने क्या लिखा है, हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl गैस दी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I गैस दी है, Cl गैस की हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब बता इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की दी है ना। तो बता, डेल्टा एच सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बस। और मैं फिर बोल रहा हूं, जो तुमसे कैलकुलेट करवाए कभी भी पूरा क्वेश्चन मत पढ़ा करो, वरना उसी से कंफ्यूज होते हैं हम। सबसे अच्छे तरीका कि जो कैलकुलेट करवा उसकी इक्वेशन लिख लो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, तो अपने आप समझ में आ गया हमें कि हमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की हीट्स ऑफ फॉर्मेशन दी, डेल्टा एच पूछी है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एडियाबेटिकली होता है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एडियाबेटिकली होता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा बता, पहली चीज तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है। फ्री एक्सपेंशन किस में होता है, वैक्यूम में होता है ना। तो बता, इनडायरेक्टली तुम्हें उसने बोल दिया कि ये किस में हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ गैस वैक्यूम में। और बता, वैक्यूम में प्रेशर जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस P डेल्टा V से जीरो। तो बता, फ्री एक्सपेंशन की वजह से वर्क डन जीरो। दूसरा, एडियाबैटिक है, तो बता Q भी जीरो। तो बता, Q जीरो W जीरो, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q प्लस W से डेल्टा E भी जीरो। लेकिन उसने डेल्टा E ना पूछकर पूछा डेल्टा T। तो बता, एडियाबेटिकली गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज NCV डेल्टा T भी तो होता है। तो बता, N और CV भी जीरो, उधर डिवाइड होकर जीरो हो जाएंगे, तो डेल्टा T की वैल्यू भी जीरो। तो बता, यहां पर रीजन इसमें तीनों है, फ्री एक्सपेंशन की वजह से वर्क डन जीरो, एडियाबैटिक की वजह से Q जीरो, और NCV डेल्टा टी फर्स्ट लॉ की वजह से डेल्टा E जीरो, उस वजह से डेल्टा T जीरो। तो ये क्वेश्चन इजी से फिर भी अच्छा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को लगता है 11th क्वेश्चन में, सुनना ध्यान से, कि इसमें लगता है कि डेल्टा एस का साइन पूछा है तुमसे, तो बता डेल्टा एस का साइन तो बता सकते हो सिंपली, बता जिसमें डेल्टा एन जी पॉजिटिव वही डेल्टा एस पॉजिटिव शो करेगा। तो लेकिन कुछ को लगता है इसमें डेल्टा जी का साइन हम कैसे बताएंगे, तो ये ध्यान रखना इसमें रिएक्शन में तुम डायरेक्ट कभी नहीं बता सकते डेल्टा जी पॉजिटिव या नेगेटिव उस रिएक्शन को देखकर। तो इस क्वेश्चन में ओनली डेल्टा एस से बताना आंसर। तो बता डेल्टा एस पॉजिटिव वाली वो एक ही रिएक्शन दे रहा है, उसमें एक से ज्यादा रिएक्शन नहीं है जिसके लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो ये क्लियर सबको। ये क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा डिस्कशन मत करो बीच में। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, अब इसमें बड़ो तुम्हें क्या बोला है, x2 y2 और xy इन तीनों की बॉन्ड एनर्जीज का रेशियो दिया है। बता एग्जैक्ट वैल्यू दी है, रेशियो दिया है, और वो रेशियो दिया है 1:0.5:1। मतलब जो भी इनकी बॉन्ड एनर्जीज है उनका रेशियो ये है। तो बता अगर मैं एक की बॉन्ड एनर्जी x2 की अगर a मान लू, तो बता y की क्या होगी, 0.5a हो जाएगी, और xy की भी a होगी। अब पढ़ो तुम्हें उसने एक और हीट दी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई दी है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई की अगर मैं इक्वेशन लिख लूं, तो बता यहां क्या लिखोगे, हाफ x2 प्लस हाफ y2 लिखोगे। अब बता इस रिएक्शन की भी तुम्हें हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब बता डेल्टा एच की वैल्यू दी है ना, और बता बॉन्ड एनर्जीज तुम्हें लानी है इनकी तीनों की या वैल्यू लानी है, तो बता यहां पर इसकी बॉन्ड एनर्जी पता है, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की भी पता है, तो क्या लिख सकते हो, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। अब बता तुम्हें डेल्टा एच पता है, ए की टर्म में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जीज पता है, तो ए वेरिएबल की वैल्यू ले आओगे। तो बता वही पूछा हमसे, जिसकी भी पूछे वो ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन यहां पर एक चीज ध्यान सुनना। हमने पढ़ा है कि वर्क डन बाय द गैस जब होता है तो बता वो नेगेटिव होता है ना, लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी, बता जब भी हमने कभी भी कहीं पर यूज की हीट रिलीज बोला, तो बता हीट रिलीज हमने जब भी बोला तो उसमें क्या साइन माइनस यूज किया क्या साथ में उसके, जब डेल्टा एच लिखा तब यूज किया न्यूमेरिकल में यूज करने में। तो यहां पर भी वैसे ही वर्क डन बाय द गैस, अब वो आया सॉल्व करने पर -30 जूल, तो लग रहा है आंसर फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन आंसर फोर्थ दे रखा है। क्यों, क्योंकि बाय द गैस में बता माइनस है इंक्लूड कर लिया ना उसने। या सबसे सिंपल चीज बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, जब भी वर्क डन बाय द गैस पूछे ध्यान सुनना, और उसमें माइनस प्लस वाले दोनों ऑप्शंस हो, तो प्लस वाला टिक कर लेना, क्योंकि बाय द गैस में वो माइनस मान लेगा। लेकिन अगर चारों ही ऑप्शन माइनस के हो तब तो हमें एक ही टिक करना माइनस वाला, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नीट 2019 का है, और उसी साल उड़ीसा नीट भी हुई दोबारा, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन था। उड़ीसा नीट में था क्वेश्चन वर्क डन बाय द गैस, लेकिन उसके चारों ऑप्शन माइनस वाले थे, तो फिर माइनस वाला टिक करना था। लेकिन जब ये क्वेश्चन था तो उन्होंने प्लस वाला दिया, तो उसी को रेफरेंस मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, वैसे तो ये हमारे सिलेबस का है नहीं, बट मैं सिंपल सा चीज बोल देता हूं बस। यहां पर इसमें तुम देखोगे रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी हो रहा है, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस भी हो रहा है। और इसने तुम्हें देखो पीवी ग्राफ दिए हैं, पीवी ग्राफ उसने प्लॉट करके दिया है एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए। पीवी ग्राफ दिए हैं। अब यहां देख लें से इसमें उसने ए लिखा है इनिशियल स्टेट दोनों की, और फाइनल स्टेट दोनों में बदल दी।
बी और सी हो गई गैस की। अब ये सुनना ध्यान से, ये वैसे तो पीवी ग्राफ फिजिक्स में ज्यादा पढ़ते हो, यहां पर लेकिन ध्यान सुनो, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। अब इसमें हमसे पहली चीज तो पूछा, अब हमें लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें इसने ये तो बोल दिया कि आइसोथर्मली करवाया, एडियाबेटिकली करवाया, लेकिन कौन सा ग्राफ किसका है ये भी हमें पता चलना चाहिए। तो उसके लिए फिर अब ये सारा चीज हमारे काम की नहीं ज्यादा, इसलिए मैं बस बता देता हूं कैसे लाते हैं, जो चीज मैं बोलूंगा वो यहां पर आइसोथर्मल जब होता है तो बता इसमें P और V का रिलेशन पीवी रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, और आइसोथर्मल होता है तो आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी कांस्टेंट होती है ना, ओके, एनआरटी कांस्टेंट आइसोथर्मल में, तो पीवी कांस्टेंट, लेकिन इसमें पीवी रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट। तो हमें दोनों ग्राफ्स की स्लोप लानी पड़ती है। इसका डिफरेंशिएशन एक बार प्रेशर के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक बार वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो डीपी बाई डीवी लाएंगे। इसी तरह से इसका भी पी डीवी प्लस वीडीपी इक्वल टू 0 करके डीपी बाई डीवी लाएंगे, और जो स्लोप आती है वो आती है ज्यादा एडियाबैटिक की। तुम्हें ध्यान भी है तो अब तो वैसे ही हो गया, तो बोल देते, बताने की जरूरत नहीं। द आइसोथर्मल की ज्यादा होती है, एडियाबैटिक की ज्यादा होती है आइसोथर्मल से। तो बता ये ग्राफ किसका हो गया फिर, आइसोथर्मल का हो गया। दिया है, अच्छा दिया है, तब तो बहुत इजी फालतू। तो द आइसोथर्मल, और ये एडियाबेटिक के लिए उसने बोल दिया, तो बता यहां पर इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो बता एरिया अंडर द कर्व, वही वर्क डन होता है। तो बता आइसोथर्मल जो है, बता उसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आएगा ना, तो बता W आइसोथर्मल ग्रेटर देन W एडियाबेटिक, करेक्ट लिखा है। दूसरा बता डेल्टा एस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की तो 0 होती है, क्योंकि बता Q0 तो Q बाई टी से 0 बाई टी, तो डेल्टा एस तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल की 0। लेकिन आइसोथर्मल में 0 नहीं होती, इसका तो फॉर्मूला पढ़ा ना हमने 2.303 एनआर लॉग V2 बाई V1 या P1 बाई P2। तो बता इसी की ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ भी वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा ही होगी। तो डेल्टा एस आइसोथर्मल ग्रेटर देन डेल्टा एस एडियाबेटिक होगी। यहां पर थर्ड बता, जब आइसोथर्मल है ए बी तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम ही होगा, तो टी ए ग्रेटर देन टी बी होगा। तो आंसर तो पता है, जो दे रखा है बच गया वही है, क्योंकि 3 तो सही कर दिया हमने। तो बता टी सी ग्रेटर देन टी ए, लेकिन ये गलत लिखा है, क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस में टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज। क्यों, उसका रीजन, एडियाबेटिक, बीच मत बोलो, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा ना, एक्सपेंशन है। अच्छा Q0 है तो डेल्टा ई, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा ई इक्वल्स टू W इक्वल्स टू नेगेटिव। अच्छा बता डेल्टा ई एनसीवी डेल्टा टी होता है, तो बता एनसीवी डेल्टा टी नेगेटिव मतलब डेल्टा टी नेगेटिव, और डेल्टा टी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से कम होगा ना। तो बता टीसी की वैल्यू तो लेस देन टी ए होनी चाहिए ना एडियाबेटिक के लिए। तो बता उसमें तो ग्रेटर देन टी दे रखा है, तो आंसर फोर्थ और थर्ड क्यों हो गया, टीसी ग्रेटर देन टी ए नॉट करेक्ट पूछा है, तो बता वो रॉन्ग है। तो ये क्लियर सबको, ये ठीक है। एक्सरसाइज थर्ड का 9th क्वेश्चन, द एक्सरसाइज थर्ड में 9th क्वेश्चन, ये तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था फॉर्मूला। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी क्या होगी, तो बता परसेंटेज फ्यूल सेल एफिशिएंसी क्या होती है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100 होती है ना। तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100, तो बता यहां पर डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा जी गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे रखी है। तो बता गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गिवन है, तो बता प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करके डेल्टा जी रिएक्शन हम ले आएंगे। डेल्टा एच दी है, तो बता फ्यूल सेल की एफिशिएंसी ला सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, रेजोनेंस एनर्जी वाला जो क्वेश्चन है वो देख ले। क्वेश्चन नंबर 21,
अब इस क्वेश्चन नंबर 21 में रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन गिवन है। तो ध्यान सुनना, रेजोनेंस एनर्जी के लिए हमने पढ़ा था, फॉर्मूला लिखवाया भी था, उसी को एक बार देख लो ध्यान से तो ये समझ में आएगा, क्वेश्चन इजी ला। यहाँ पर मतलब हमने क्या लिखा था, रेजोनेंस एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एच कैलकुलेटेड माइनस डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड होती है। लेकिन इनके साथ जो लिखा था वो पढ़ो, डेल्टा एच कैलकुलेटेड हम लाते हैं, और किसकी हेल्प से लाते हैं, तीन चीजें लिखी थी, या तो बॉन्ड एनर्जी गिवन हो क्वेश्चन में जो नहीं है, हीट ऑफ फॉर्मेशन हो वो भी नहीं है, लेकिन बोलो थर्ड है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो है। पढ़ो, उसने लिखा है, लेकिन ध्यान से पढ़ना, रेजोनेंस एनर्जी हमें बेंजीन की दी है। तो बताइए डेल्टा एच ये सब भी बेंजीन की ही होनी चाहिए ना, बोलो। लेकिन पढ़ो, तुम्हें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन की दी है या साइक्लोहेक्सीन की दी है, साइक्लोहेक्सीन मतलब एक बॉन्ड को ब्रेक करने की दी एनर्जी। अब बता, एक बॉन्ड को ब्रेक करने की डेल्टा एच -119.5 किलो जूल पर मोल। तो बता, बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी हेल्प से तुम लाओगे ना, तो बता जो हम कैलकुलेट करके लाते हैं वही डेल्टा एच कैलकुलेटेड होती है। तो बता यहां पर कितने बॉन्ड की होगी, अब ये तीन बॉन्ड की। तो बता एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या एक बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन -119.5, तो तीन डबल बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी, 3 × -119.5 हो गई। और बता यही क्या हो गई, डेल्टा एच कैलकुलेटेड। और डेल्टा एच कैलकुलेटेड पुट करो, रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की तुम्हें दी है खुद ने। तो बता जो अब ऑब्जर्व्ड के साथ क्या लिखा था वो भी पढ़ो, गिवन हो या तो क्वेश्चन में, या जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन फाइंड करवाएगा रेजोनेंस एनर्जी की हेल्प से वही डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड होती है। दो चीजें लिखी थी, गिवन और फाइंड इन द क्वेश्चन। तो बता फाइंड जो करनी है वो डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड हुई। तो बता ये चीज क्लियर सबको, ये हमें फाइंड करना था, तो क्वेश्चन कर सकते थे। और कोई डाउट है? देख लें इसे। तो द लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा सबको ध्यान है, वो सॉलिड स्टेट का जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सबको क्लियर है। अब जो हमने पढ़ा था उसी को मैं वापस शॉर्ट में पूछ रहा हूं। अच्छा था, जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो हम किसको बोलते हैं, जिन लोकेशंस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को लैटिस पॉइंट्स बोलते हो। अच्छा बता, हर जो लैटिस पॉइंट होता है उसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन होता है इन 1 क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा कॉर्नर वालों का, फेस सेंटर का, एज सेंटर का, और बॉडी सेंटर का 1। अच्छा लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, √2 है, डायग याद रखनी हमें, बॉडी डायगोनल की √3 है। अच्छा कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस a/√2, या बता फेस डायगोनल का आधा, √2 a/2 भी बोल सकते हो, a/√2।
अच्छा, एडजेसेंट फेस सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस a/√2 ही होती है। ये सब हम यूज करेंगे। अब यहां से ध्यान से पढ़ना, लेकिन जो मेन था वो लास्ट क्लास का था, वो हमें आता है ये सब चीजें इजी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इन सब का मीनिंग। अच्छा, तो हमने बोला मेनली क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ेंगे। तो बता, क्यूबिक यूनिट सेल में हम 3 टाइप का अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट हमने बोला था कि बता प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड होता है, लेकिन बता एंड सेंटर्ड होता है क्या? और बताया था एंड सेंटर्ड ओनली 2 टाइप के क्रिस्टल्स में होता है। ओम में होता है ओनली बता ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, जबकि बॉडी सेंटर्ड 3 में सीटीओ, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, जबकि बता फेस सेंटर्ड ओनली 2 में, सीओ में। वो याद है सबको, वेरी गुड। तो अब लिख लें उसी में नेक्स्ट, क्यूबिक यूनिट सेल्स, क्यूबिक यूनिट सेल्स, क्यूबिक यूनिट सेल्स, क्यूबिक यूनिट सेल्स। अच्छा, तुम ही बता दो इसका सिंपल सा मीनिंग है। क्यूबिक में बता क्या होता है? पार्टिकल्स जो है बता कौन से लेटिस पॉइंट्स पर होते हैं, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक का मतलब हम पढ़ चुके लास्ट क्लास में। पार्टिकल्स मतलब इसमें लेटिस पॉइंट्स ओनली कौन से होते हैं? जो कॉर्नर्स पर होते हैं ओनली वही होते हैं ना। तो पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ओनली एट द कॉर्नर्स। लिख भी ले। तो द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ओनली एट द कॉर्नर्स। तो बता, अगर मैं तुमसे पूछूं इसी में इस सिंपल क्यूबिक का जेड रैंक पूछूं तो बता सकते हो? 1 हो जाएगी। क्योंकि बता एक कॉर्नर एटम का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 8, तो 1 एटम पर यूनिट सेल हम बोल देंगे। तो बता डायरेक्ट ध्यान रखना है हमें कि इसकी रैंक या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, या एक चीज ध्यान रखना, अगर वो तुमसे जब भी कभी भी पूछे कि सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो हमेशा इफेक्टिव ही बताओगे। तो 1 होता है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान सुनना, ये जो अभी हमने शो करा, तो बताइए जो रूम है इसके ओनली कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल्स है ना। अब हमें क्या लगता है इसको देखकर, तो कि यहां पर ये ध्यान समझना, बस सिंपल चीज है कि कॉर्नर एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये कॉर्नर एटम्स सब एक दूसरे से टच्ड होते हैं। ये कॉर्नर एटम्स, कॉर्नर एटम्स सब एक दूसरे से टच्ड होते हैं। मतलब ये 4 कॉर्नर एटम्स, मतलब ये फेस के हो गए 4, या 2D में हम शो कर रहे हैं द 4 कॉर्नर एटम्स। तो बता फ्लोर के 4 कॉर्नर एटम्स, इनके ऊपर बता रूफ के भी 4 एटम्स। तो बता सिंपल क्यूबिक हो गया। तो सिंपल क्यूबिक में अब बता यहां से हमें दिख रहा है कि ये सब एक दूसरे से डायरेक्टली टच्ड है ना। तो टच्ड है मतलब बता यहां पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि इनका कॉर्नर वाले का नियरेस्ट नेबर, मतलब जो इससे डायरेक्टली टच्ड हो, बता कौन है? दूसरा कॉर्नर एटम ही है ना। मतलब बता ये जो, अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम बोले तो वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन बता जैसे तुम केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हो, क्योंकि बता जो ये कॉर्नर है एक्चुअल में क्या है, बता ये इनका सेंटर ही तो है। तो बता ये जो एज के अलोंग ही तो नियरेस्ट ये टच है ना एक दूसरे से। तो यहां पर अगर मैं बोलूं इसमें, तो बता सिंपल क्यूबिक में इस तरह का अरेंजमेंट है। तो बता अगर मुझे नियरेस्ट नेबर्स चेक करने हैं, तो बता ये कॉर्नर वाले ही सब एक दूसरे के नियरेस्ट नेबर्स है ना। तो इसको अगर मैं यहां शो करूं, तो अगर मैं बोलूं तो बता ये जो कॉर्नर एटम है और ये सब आइडेंटिकल स्फीयर्स मान रहे हैं सेम साइज के, तो लिख भी लें। तो बता ये एक दूसरे से टच्ड है। तो बता ये रेडियस आर, ये भी आर, जबकि बता ये एज लेंथ की टर्म में क्या होगी? एज लेंथ की टर्म में बता ए बोलूंगा ना। ये एज ए है, ये सब ए ए, क्यूब में सारी एजेस सेम। तो बता यहां से क्या लिख सकते हैं हम? 2r इक्वल्स टू ए, या रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू a/2 बोल सकते हो। लिख भी ले। तो बता सिंपल क्यूबिक में रेडियस ऑफ एटम क्या होती है? a/2, सिंपल सा। अच्छा, मैं इसी से एक और क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस
मतलब जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही बोलोगे ये। अच्छा बता, नियरेस्ट नेबर्स का दूसरा मीनिंग बोर्ड देख ले। मतलब जो भी नियरेस्ट नेबर्स होते हैं मतलब वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर ही होते हैं ना, सब इक्वल डिस्टेंस पर है। बताओ कितनी डिस्टेंस है, बता आर प्लस आर टू आर, बोलो। तो बता यहां पर आर प्लस आर टू आर मतलब बता नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस टू आर, और टू आर की वैल्यू ही क्या है, एज लेंथ के इक्वल। तो बताइए एज के अलोंग ही नियरेस्ट नेबर्स है ना, ये समझ में आए। तो बता z की वैल्यू हम ला सकते हैं और z ले आएंगे। तो बता इसी से अब मैं तुमसे पूछूं पैकिंग एफिशिएंसी लाएं, तो बता पैकिंग एफिशिएंसी का भी जनरल फॉर्मूला पढ़ा था हमने z की टर्म में ही, और z हम ला चुके सिंपल क्यूबिक का। तो बता फॉर्मूला क्या था पैकिंग एफिशिएंसी का, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, v लिखा था हमने। लेकिन बता अभी, अच्छा वॉल्यूम किसी का भी क्या होता है, हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो बता सब a इंटू a तीनों एजेस सेम। तो बता वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट सेल का क्या हो जाएगा, a क्यूब। तो जनरल बोल रहा हूं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला फॉर क्यूबिक यूनिट सेल कोई भी हो, चाहे मतलब z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब। और यहां पर बता पैकिंग एफिशिएंसी z की वैल्यू 1 है, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा a की जगह 2r लिख सकते हैं, और 2r का होल क्यूब, और होल क्यूब करेंगे तो बता इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की टर्म में पाई/6 या 0.524 या 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही 52.4% हो जाएगा। अच्छा 52.4% का मतलब क्या है कि टोटल जो स्पेस है उसका ओनली 52.4% पार्ट ही ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स है। मतलब बता रेस्ट पार्ट खाली है, मतलब वैकेंट है, एम्प्टी स्पेस। तो बता मैं तुमसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछे तो वो तो कितना पार्ट फिल्ड है ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स है वो बताता है। तो बता खाली कितना पार्ट है तो वो भी बता सकते हो। तो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस या खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, वॉइड्स भी बोलते हैं हम। तो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस या वॉइड स्पेस वो क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस कर दें इसको, और 100 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू विल बी 47.6%। किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो बता कैसे हम बताएंगे, तो यहां पर ध्यान सुनना, सिंपल या क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो उससे इक्वल डिस्टेंस पे हो और डायरेक्टली टच्ड हो। तो बता इस कॉर्नर वाले की बात करें हम, तो बोर्ड पर देख ले। तो बता ये कॉर्नर इससे ए डिस्टेंस पर ये दूसरा कॉर्नर ही तो आएगा ना। तो बता ये इस रूम की बात करें हम, तो बता ये इसका नियरेस्ट नेबर, इस वाली एज का वो कॉर्नर भी नियरेस्ट नेबर क्योंकि वो भी एज लेंथ ए है। अच्छा ये तीसरा, ये भी एज लेंथ ए पर ही है, तो 3 हो गए इस रूम में। लेकिन बता ये एज आगे वाले रूम में भी तो जाएगी, तो बता वहां भी कॉर्नर आएगा, तो कितने हो गए 4। अच्छा ये वाली एज इस आगे वाले रूम में जाएगी तो वहां भी कॉर्नर आएगा, तो कितने हो गए 5। अच्छा इसको ऊपर वाले रूम में ले जाओ तो बता वहां भी एक कॉर्नर आएगा, तो कितने हो गए बता टोटल 6 हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है यहाँ 6 लिख ले। तो बता सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। तो बता ये क्लियर सबको, वापस एक बार बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे है सुन ले। बता इस कॉर्नर ये इसका नियरेस्ट नेबर, ये वाला कॉर्नर भी इसका नियरेस्ट नेबर, ये भी इसका नियरेस्ट नेबर, 3 होगा इस रूम में। अब ये जो एज है आगे वाले रूम में जाएगी वहां भी कॉर्नर आएगा एक, वो भी ए डिस्टेंस पर ही होगा इससे, इसलिए वो भी नियरेस्ट नेबर। इस वाली एज को आगे बढ़ाए रूम में तो बता वहां भी आएगा ए डिस्टेंस पर कॉर्नर 5, और इसको ऊपर ले जाए
तो भी कॉर्नर आएगा, तो ए डिस्टेंस पर फिर तो बता 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सिंपल क्यूबिक में। अब लिख लें सेकंड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा बता, बॉडी सेंटर्ड में और सिंपल क्यूबिक में डिफरेंस बता। सिंपल क्यूबिक में ओनली एट द कॉर्नर्स होते हैं। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड में एक्स्ट्रा कहां होगा? एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब सेंटर भी बोल सकते हो। तो मैंने बोलता बॉडी सेंटर का मतलब कॉर्नर्स पर तो बता हर यूनिट सेल में होते, कॉर्नर्स पर तो हर यूनिट सेल में होते हैं। एक्स्ट्रा कहां? यहाँ बॉडी सेंटर पर। अब लेकिन यहां ध्यान सुनना, बॉडी सेंटर पर अब ये बीसीसी में अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग होता है सिंपल क्यूबिक से। कैसे अलग होता है उसका रीजन तो देख ले। अब ध्यान सुनो, सिंपल क्यूबिक में तो क्या था, सारे जो बॉल्स थी वो एक दूसरे से टच थी, चारों टच थी। लेकिन तुम सिंपल सा सोचो, बचपन में तुमने किया होगा तो आज बहुत फायदा होगा। अगर 4 बॉल्स के ऊपर, सिंपल सा सोचना, 4 बॉल्स के ऊपर, अब बॉडी सेंटर वाला मतलब क्या है बताओ? ये फ्लोर वाली 4 कॉर्नर्स हो गए, तो ये 4 कॉर्नर एटम्स हो गए ना। अब इनके ऊपर ये बॉडी सेंटर यहां रखा हुआ है, तो बता जब मैं ये 5th बॉडी सेंटर रखूंगा यहां, मतलब बॉल रखेंगे हम इस पर, तो बता अब अभी तो ये चिपके हुए हैं इसलिए थोड़ा दूर नहीं जा सकती। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम 4 के ऊपर 5th बॉल्स उसको स्टेबल करते हैं, तो स्टेबल करते टाइम ये थोड़ा सा बॉल्स जो है वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, और ये 5th बॉल जो है बॉडी सेंटर इन चारों के ऊपर रहता है, अभी नहीं जा सकता क्योंकि मैंने चिपका रखा है। तो बता यहां पर सुन ले, तो बता यहां पर इसके ऊपर जब ये जाएगा तो बता ये बॉल्स नीचे वाली, अब बता ये कॉर्नर एटम्स यहां पर टच्ड होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन ये सब किससे टच्ड है? चारों इस बॉडी सेंटर से तो टच्ड रहेंगे ना, तो ये बॉडी सेंटर से टच्ड रहते हैं, और एक्चुअल में फिर उनके ऊपर 4 और आते हैं। तो बता इस तरह से ये टच्ड होंगे। तो बता यहां पर बता ये बॉडी सेंटर वाला ये 4 के ऊपर ही रखा हुआ है ना बॉडी सेंटर, और उसके ऊपर फिर 4, तो बता क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बता ये आपस में, अब बता ये जो है यहां पर, बता ये सब टच्ड किसके अलोंग है? बता कॉर्नर बॉडी सेंटर के टच्ड है, और बता नीचे किससे टच्ड है? फिर कॉर्नर से। और बता वैसे भी बॉडी डायगोनल में देखोगे तो बता ये टॉप वाला कॉर्नर बॉडी सेंटर से टच्ड, और फिर नीचे कॉर्नर से टच्ड। तो बता ये बॉडी डायगोनल के अलोंग अब नियरेस्ट नेबर्स हैं। टच्ड कौन से हैं? बता ये टच्ड, कॉर्नर, फिर बॉडी सेंटर, फिर कॉर्नर टच्ड है। जबकि बता यहां सिंपल क्यूबिक में क्या था? एज के अलोंग टच थे। तो यहां डिफरेंस है, अब दिख भी रहा हमें कि वो टच्ड है ही नहीं बॉडी, ये कॉर्नर वाले तो एज के अलोंग तो टच्ड है ही नहीं। तो नियरेस्ट नेबर तो कौन है सबका? बॉडी सेंटर्ड एटम। तो मैं तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूं, अच्छा था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता। अपने नीचे 4 से, अपने ऊपर भी तो 4 से टच्ड है ना। बता ये बॉडी सेंटर वाला ऊपर वाले 4 कॉर्नर से टच्ड, तो नीचे वाले 4 से भी तो टच्ड है ना। तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर? 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दिख भी रहा है बता, सबसे टच्ड है ना ये, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 8। बता ये जो कॉर्नर वाला बॉडी डायगोनल से, बॉडी सेंटर से टच्ड, और नीचे फिर से कॉर्नर आएगा। तो यहां पर मतलब इसको हम शो करें तो यहां पर, अब इसमें हम शो करें तो बता यहां जो कॉर्नर एटम्स हैं दोनों, और ये बॉडी सेंटर वाला, अब मुझे अगर रेडियस लानी है तो बता अब मैं यहां पर बॉडी डायगोनल के अलोंग क्यों ला रहा हूं, समझ में आया? क्योंकि नियरेस्ट नेबर्स अब यहां पर सबका बॉडी सेंटर्ड एटम है, तो ये कॉर्नर एटम, बॉडी सेंटर्ड एटम, और फिर से कॉर्नर एटम, इस तरह से होगा। तो बता यहां पर ये रेडियस r। अच्छा लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है या 2r है? क्योंकि बताए तो डायमीटर हो गया ना अब, तो r प्लस r, ये फिर से क्या होगी? r। अच्छा लेकिन बता ये तो रेडियस की टर्म में कितना हो गया? 4r। लेकिन एज लेंथ की टर्म में क्या बोलूंगा? लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल बोलूंगा, तो √3 है। अब हमें पता डायरेक्ट, तो बता रेडियस ऑफ एटम क्या हो गई? √3a/4।
तो रेडियस ऑफ बीसीसी एटम विल बी √3a/4। तो बता नियरेस्ट नेबर। अच्छा, नियरेस्ट नेबर का मतलब फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो डायरेक्टली टच्ड है उनकी। तो बता ये कॉर्नर इस बॉडी सेंटर से टच्ड है ना, तो बता इसका आधा ही बोलोगे ना आप, तो ये है ना बता नियरेस्ट नेबर। तो बता 2r, लेकिन बता अब के a आएगा या √3a/2 आएगा? √3a/4 नहीं, √3a/2। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वो रेडियस है √3a/4 तो। अच्छा बता नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस r कहाँ है बता? 2r है ना, तो 2r, तो √3a/2। अच्छा इसके लिए भी z की वैल्यू फाइंड करें हम, तो z की वैल्यू लाएंगे तो बता यहाँ पर कॉर्नर एटम्स का इफेक्टिव पार्ट देखोगे पहले 1/8 × 8। अच्छा बॉडी सेंटर एटम का पूरा पार्ट होगा ना, तो 1, तो बता वैल्यू कितनी हो गई? 2 एटम्स पर यूनिट सेल। तो बता सिंपल क्यूबिक से ज्यादा एटम्स होते हैं ना बीसीसी में, 2 एटम्स पर यूनिट सेल। और बता z की वैल्यू आ गई, तो बता फिर इसका पैकिंग एफिशिएंसी भी ला सकते हैं। और बता पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स बढ़े तो बता पैकिंग एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए ना, स्पेस ऑक्यूपाइड ज्यादा ही होना चाहिए। यहां पर चेक करें, हम सॉल्व करें तो फॉर्मूला वही z × 4/3πr³ अच्छा बता z की वैल्यू 2, लेकिन r की जगह बता अब a की जगह मैं r रखूं तो बता 4r/√3 रखूंगा। a की जगह 4r/√3, तो 4r/√3 का होल क्यूब। और इसको सॉल्व करेंगे पाई की टर्म में, तो वैल्यू आएगी √3π/8, √3π/8 या 0.68, या इसी को क्या बोल सकते हैं इंटू 100 कर दें तो 68%। और 68% आया तो बता एम्प्टी स्पेस 100% में से माइनस कर दें तो 32% वैकेंट। मतलब बताओ 68% स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया एटम्स ने, तो बता वैकेंट स्पेस कम। हेलो, तो ये क्लियर सबको ये? अच्छा यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 8 या 6 या 8 है? 8। और कैसे है 8 बता, ये सेंटर वाला अपने ऊपर वाले 4 कॉर्नर एटम से टच्ड है, नीचे वाले 4 कॉर्नर एटम से टच्ड है। तो बता √3a/2 डिस्टेंस पर जो भी है इससे वो इसका नियरेस्ट नेबर है ना। और बॉडी सेंटर तो बता बॉडी डायगोनल का आधा ही होता है ना, मिड पॉइंट, तो बता हमेशा यही आएगा। अब देख लें इसे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जैसे हमने बॉडी सेंटर्ड के लिए पढ़ा और सिंपल क्यूबिक के लिए पढ़ा, सेम वैसे था उसी की तरह उल्टा यहाँ पर किसके लिए पढ़ेंगे हम? एफसीसी यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में और बॉडी सेंटर्ड में डिफरेंस? मतलब बॉडी सेंटर्ड में तो ओनली एट बॉडी सेंटर होता है, लेकिन बता इस रूम में अगर मैं बोलूं तो बता 8 कॉर्नर्स पर होंगे, और कहां पर होंगे ना? वॉल्स पर और रूफ और फ्लोर पर भी होंगे ना। मतलब फेसेस कितने होते हैं? 6। तो बता 6 फेस सेंटर्स पर भी होंगे। अब मैं इस क्यूब में शो करूं तो बता ये फेस सेंटर हो गया इस फेस का, ये भी फेस सेंटर इसका, इसका फेस सेंटर ये 4, और आगे वाले का फेस सेंटर यहां मान ले हम, तो बता पीछे वाले का ये हो गया। तो बता टोटल 6 फेस सेंटर्स हो गए। अब लेकिन यहां ध्यान समझना, रुक जा इसमें सुन ले। अच्छा बॉडी सेंटर्ड में तो हमने कैसे रखा था वो ध्यान सुनना। बॉडी सेंटर्ड में तो हमने बता क्या बोला था? 4 बॉल्स के ऊपर फिट करी थी 5th बॉल, मतलब तभी तो बॉडी सेंटर्ड बीच में था ना, बता ये ऊपर रखा था। लेकिन अब फेस सेंटर्ड में और बॉडी सेंटर्ड में डिफरेंस,
यहां हम बता ऊपर नहीं रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे। और बता बीच में रखूंगा तो ये दूर दूर और करेगी ना बॉल अपनी जगह बनाने के लिए। तो यहां पर जो टच्ड होते हैं वो इस तरह से होते हैं। मतलब यहां पर बता ये बीच में रख रहे हैं हम, ये और दूर जाएंगी अब बॉडी सेंटर से भी होगी। बता ये तो बीच में फिट कर दिया हमने, जबकि बता उसमें तो ऊपर रखा था। तो बता ये बीच में फिट करा हमने। तो बता अब यहां पर कौन नियरेस्ट नेबर है? बॉडी सेंटर वाला तो है ही नहीं, सबका नियरेस्ट नेबर बता। अपने इस फेस की बात कर लूं तो बता जो फेस सेंटर्ड एटम हुआ वही होगा ना बीच में। और बता वो चारों से टच्ड है ना कॉर्नर से, लेकिन बता चारों कॉर्नर टच्ड है क्या एक दूसरे से? नहीं है। तो बता ये मीनिंग क्लियर सबको ये। तो मुझे बता यहां पर जो नियरेस्ट नेबर है मतलब वो एज के अलोंग टच्ड है क्या? बॉडी सेंटर तो है ही नहीं, इसलिए बॉडी डायगोनल के अलोंग तो हो ही नहीं सकते। तो बता किस में है? कॉर्नर, फिर फेस सेंटर्ड, फिर कॉर्नर। मतलब इस रूम में देखें, मतलब इस फ्लोर इस रूफ पे देखो तो बता ये कॉर्नर एटम फेस सेंटर्ड से टच्ड है। और बता ये फेस सेंटर्ड आगे टच्ड है। तो बता ये नियरेस्ट नेबर किसके अलोंग है? अब फेस डायगोनल के अलोंग। तो बता अब मैं फेस डायगोनल क्यों यूज करने वाला हूं वो समझ में आया सबको? तो यहां पर फेस डायगोनल के अलोंग देखते हैं हम नियरेस्ट नेबर। तो बता लिख भी ले। तो बता नियरेस्ट नेबर फेस डायगोनल के अलोंग देखेंगे तो बता इस तरह से होगा। और फिर से यहां पर बता ये डिस्टेंस आर, ये आर प्लस आर 2r। तो बता रेडियस की टर्म में कितना हो गई? 4r। लेकिन बता अब के ये √3 है √2a होगी, फेस डायगोनल की लेंथ होगी ना। तो बता √2a, तो रेडियस क्या हो गई? √2a/4। तो बता बीसीसी में तो √3a/4 थी, एफसीसी में क्या आई? √2a/4। या इसी को ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, a/2 √2 भी बोल देते हो। लेकिन ये याद रख लो सिंपल सा, दोनों में डिफरेंस भी जरा सा है। अच्छा यहां अगर मैं पूछूं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस तो बता अभी भी होगी तो 2r ही होगी। बता जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही तो होती है ना, बोलो। तो r प्लस आर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हर बार होगी, या एक जनरल चीज बोल रहा हूं सिंपल सा। तुम तो नियरेस्ट नेबर्स एक ही टर्म में भी याद मत रखो, बता 2r होती वो ध्यान रखो ना। आर की जगह बता रख दो रेडियस की वैल्यू, अपने आप आएगा वो। बता √2a का आधा होगा ना ये। अब √2a का आधा क्या हो गया? बता √2a/2, या ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो a/√2 डिस्टेंस पर होगी नियरेस्ट नेबर जो है। तो बताइए समझ में आया सबको? बोलो। अच्छा बता यहां z लाऊं अगर मैं तो बता कॉर्नर का तो इफेक्टिव पार्ट देखोगे ही सही, वो तो 1/8 इंटू 8 है। लेकिन बता फेस सेंटर वालों का हाफ, लेकिन टोटल कितने हैं? 6। तो बता हाफ इंटू 6 वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी लाएं तो फिर से फॉर्मूला z इंटू 4/3πr³ अपॉन a³। लेकिन बता अब के a की जगह क्या रखोगे? 4r/√2 का होल क्यूब। और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है √2π/6 या 0.74 या 74% आती है। और 74% आई तो वैकेंट स्पेस कितना हो गया? 26%। अच्छा बता तुम्हें ध्यान हो आगे, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी 74% ही होती है ना। मतलब बता इससे ज्यादा प्रैक्टिकली स्पेस ऑक्यूपाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बता आज अगर सपोज इस रूम में अगर मैं बहुत सारी बॉल्स फिल कर दूं, चाहे कितना भी क्लोजली पैक्ड फिल कर दूं, फिर भी बता उनके बीच में कुछ तो खाली जगह रहती है ना। तो रहती है, तो बताइए 26% रहेगी हमेशा। मतलब इससे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसी की नहीं होती। अब लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ये वैसे तो 12 होता, लेकिन समझना भी कैसे हमने 12 बोला। पहले मैं अगर एफसीसी को शो करूं कि कैसा एक्चुअल में दिखती है, तो हमने बोला ना यहां पर कि ये अपने फेस में सबसे टच्ड होती है। तो बताइए फेस सेंटर वाला एटम अपने
फेस में 4 से टच्ड, मतलब यहां भी 4 से टच्ड, द फेस सेंटर्ड एटम, मतलब सब एक दूसरे से सब ये टॉप वाला और ये 4 फेसेस हो गए, सबका फेस सेंटर है। तो बता फेस सेंटर्ड एटम यहां पर, अब बता ये जो है इसमें भी देख सकते हो, बता ये कॉर्नर वाला फेस सेंटर के टच्ड, फिर आगे फेस कॉर्नर फिर से आ गया, मतलब बता फेस डायगोनल के अलोंग ही होता है ना। ये दिख रहा है सबको, समझ में आई ये। तो बताइए यहाँ पर ये यूज क्यों करा। अब ये लेकिन सबसे काम की चीज ये जो है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया, ये समझना ध्यान से। डाउट हो दोबारा पूछ लेना। बता हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होनी चाहिए ना a/√2 उनके बीच में। तो अब मैं सिंपल से बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। बता ये कॉर्नर फिक्स कर ले हम, या सॉरी ये फेस सेंटर फिक्स कर ले। तो बता ये जो फेस सेंटर है ये चारों कॉर्नर से टच्ड होता है ना अपने ना, ये फेस सेंटर चारों से टच्ड है ना। तो बता चारों से टच्ड है क्यों है, उसका रीजन बिकॉज ये a/√2 डिस्टेंस पर है चारों फेस सेंटर से, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है इसमें। अच्छा बता ये पूरा बॉडी डायगोनल का मिड पॉइंट होता है ना फेस सेंटर। तो बता ये √2a का आधा मतलब a/√2 है ना। तो बता हमने लास्ट क्लास में लिखा भी था कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस a/√2 होती है। तो बता ये a/√2, ये भी a/√2, उस कॉर्नर से भी a/√2, इधर से भी कॉर्नर से a/√2। तो बता अपने फेस में इस दीवार में बता ये चारों कॉर्नर से a/√2 डिस्टेंस पर है, 4 हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये फेस सेंटर बता a/√2 डिस्टेंस पर इस रूफ के, बता ये भी तो इसकी एडजेसेंट दीवार ही है ना एक तरह से। बता ये फेस सेंटर और फेस सेंटर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एडजेसेंट फेस सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस भी a/√2। बता जब ये a/√2 वाला टच्ड है तो ये a/√2 वाला भी टच्ड होगा ना। तो बता ये इसका एडजेसेंट फेस, तो फेस सेंटर a/√2 डिस्टेंस पर। अच्छा ये फ्लोर भी तो इसकी एडजेसेंट है ना फेस। तो बता यहां भी इसका फेस सेंटर भी a/√2 डिस्टेंस पर। तो वापस बोल रहा था 4 अपने फेस में एडजेसेंट फेस सेंटर का, 5 ये भी एडजेसेंट फेस सेंटर, 6 बता ये भी तो एडजेसेंट है ना दीवार, 7 बता वो भी तो इसकी एडजेसेंट है ना। तो 8 हो गए इस रूम में, 4 तो अपने फेस के कॉर्नर और 4 एडजेसेंट फेस के सेंटर्स। और अब बता ये जो दीवार है, सुनना ध्यान से, ये जो दीवार है बता आगे वाले रूम में भी तो कॉमन है ना। तो बता इस छत को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो वो भी तो इसकी एडजेसेंट होगी ना, उस रूम की छत भी तो 9 हो गया। बता इस फ्लोर को भी आगे बढ़ाओ, तो ये बता उस वाले रूम का फ्लोर भी तो इसका एडजेसेंट होगा ना दीवार का, तो 10th हो गया। ये दीवार आगे बढ़ाओ, तो बता 11th, वो दीवार आगे बढ़ाओ उसका फेस सेंटर 12, तो बता कोऑर्डिनेशन नंबर 12। और बता यहां पर ये दिख भी रहा है, बता ये अपने फेस में 4 से टच्ड, इसके ऊपर 4 एडजेसेंट फेस सेंटर्स। अब इसके ऊपर फिर फेस आएगा एक और, लेकिन मतलब नीचे भी तो 4 आएंगे ना दूसरे रूम के। बता ये अपने रूम में 4 से और फेस सेंटर, तो बता इधर भी तो 4 ही रखूंगा मैं। तो बता कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो बताइए मीनिंग क्लियर सबको ये। अब ये तो हमने बोला तीनों के लिए हमने अलग अलग समझाया, तो बता यहां तक क्लियर सबको ये। तो एफसीसी में अब लेकिन ये इतना सारा जो हमने पढ़ा इसको शॉर्ट में याद रखना है, तो समरी लिख लिया सबने, ये जेड लिख लिया सबने। तो द टेबल फॉर्म में यहां पर सुन ले ध्यान से मैं जो बोलो, ये जो हमने सारा पढ़ा अब इसको इन शॉर्ट हमने यूज करना है क्वेश्चन में। तो टेबल की फॉर्म में हम बता इसको याद रख लें, तो बता टेबल की फॉर्म में याद रखें। तो उधर यहां पर देख लें से, तो सिंपल क्यूबिक जो हमने पढ़ा भी है टेबल फॉर्म में याद रख लोगे, टाइम बचेगा हमारा। द सिंपल क्यूबिक हो, बीसीसी हो या एफसीसी हो, इन चारों में से, इन तीनों में से। अच्छा बता सिंपल क्यूबिक का जेड कितना होता है, सबको रिवाइज भी हो जाएगा, 1 लिख भी ले साथ में, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4। इसी तरह से रेडियस बोले सिंपल क्यूबिक की
a/2, BCC की √3a/4, इसके लिए FCC बता √2a/4। तो बताइए सब टेबल फॉर्म में याद कर लो और बताइए इनको यूज करना, और क्वेश्चन तो टेबल से हो जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर लिख भी लें साथ में। तो बता सिंपल क्यूबिक में 6, BCC में 8, FCC में 12। पैकिंग एफिशिएंसी, अब वो पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक की 52.4% या पाई की टर्म में भी पूछ लेता है तो पाई/6 या 52.4%, BCC की √3 पाई/8 या 68%, FCC की √2 पाई/6 या 74%। मैक्सिमम क्लोज पैकिंग इसी में होती है। या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब बता कोई सी भी यूनिट सेल हो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो एक दूसरे से टच्ड होते हैं उनके लिए 2r होती है ना। तो बता 2r में r का फॉर्म वैल्यू रख दो, फॉर्मूला अपने आप डिस्टेंस आ जाएगी उसकी। तो बता क्या आती है, एज के अलोंग इसलिए a, ये बॉय डायगोनल का आधा इसलिए √3a/2, ये फेस डायगोनल का आधा इसलिए √2a/2 या a/√2। तो टेबल की फॉर्म में याद रख सकते हैं, और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा टेबल टेबल तुम्हें याद है तो ही तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो ये टेबल जो है इसमें सिंपल से हमने जो सारा पढ़ा वो शॉर्ट में आ गया, समरी हम बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल्स अभी याद नहीं रखने, वो हम क्लोज पैकिंग में याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन जो इसमें आएंगे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, जितना हमने पढ़ा है सारा है। अब इसको अप्लाई बस हमने ध्यान से करना है क्वेश्चंस में। अब देख क्वेश्चन लिख लें जिससे क्लियर हो जाएगा इनको यूज कैसे करना है। तो लिख लें सोडियम मेटल, सोडियम मेटल crystallizes in BCC unit cell, BCC unit cell having edge length, having edge length 40 angstrom, 40 angstrom. Determine radius of sodium metal atom. Determine radius of sodium metal atom. Sodium metal atom. Radius of sodium metal atom. अब बता यहां तुम्हें क्या बोला इसने, सोडियम मेटल एटम, और उसने खुद ने बता दिया बीसीसी यूनिट सेल है। तो बता रेडियस के फॉर्मूला क्या होता है, √3a/4। तो सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करो। अच्छा √3 की वैल्यू सबको पता है 1.732 होती है। अच्छा एंगस्ट्रॉम में ही रहने दो क्योंकि रेडियस उसी में ले आएंगे हम।
अच्छा 4 से डिवाइड करोगे वैल्यू 10 इंटू बताइए करोगे तो आंसर विल बी 17.32 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो बता सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला हमने बोला इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला बेस्ड होने, लेंथी तो कोई होगा नहीं टफ भी। तो लिख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। A metal crystallizes in a metal crystallizes in FCC unit cell. Crystallizes in FCC unit cell. Having radius of metal atom. Having radius of metal atom. बोर्ड पर लिख लें 28.28 picometer. 28.28 picometer. Determine edge length of unit cell. Determine edge length of unit cell. Edge length of unit cell. ये भी बहुत सिंपल है और थोड़ा अप्रोक्स कर सकते हो, बता 1.41 को 1.41 मान लो, कैलकुलेशन 1.414 को। अच्छा तो आपके कौन सा बोला है उसने, बीसीसी या एफसीसी? एफसीसी बोला है तो बता रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, √2a/4 हो जाएगा। और रेडियस की वैल्यू बता 28.28 और √2 की वैल्यू एग्जैक्टली तो 1.414, लेकिन 1.41 ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अपॉन 4 और मल्टीप्लाई करोगे बताइए 20 इंटू 4, एज लेंथ विल बी 80 पिकोमीटर अप्रॉक्स में आ जाएगी। तो बता सिंपल से क्वेश्चन। और तुम देखना सेकंड एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज दोनों जो इसके एग्जाम वाली है उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो ये हैं जहां रेडियस देकर एज लेंथ पूछता है या एज लेंथ देकर रेडियस पूछता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने बस सिंपल से। नेक्स्ट लिखे पोटेशियम मेटल crystallizes in BCC lattice. Potassium metal crystallizes in BCC lattice. Determine number of unit cells. Number of unit cells present in 1 gram. Present in 1 gram potassium metal. Present in 1 gram potassium metal. Present in 1 gram potassium metal. बस थोड़ा सा जो अच्छा हम कर सकते हैं क्वेश्चन को वो मैंने यहां पर करा, बाकी क्वेश्चन सिंपल सा ही है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान से जो अभी हमने किया उसी को बस लैंग्वेज बदली है वर्ड्स में, बाकी क्वेश्चन वैसे ही है। अच्छा इसमें तुमसे बता पूछा क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछी है इन 1 ग्राम पोटेशियम मेटल। अच्छा बता 1 ग्राम मास दिया है और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछी है बीसीसी की कितनी है। तो बता हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो हमें 1 बीसीसी यूनिट सेल के ओनली नंबर ऑफ एटम्स पता है कि बता 2 एटम्स होते हैं ना बीसीसी यूनिट सेल में पर यूनिट सेल। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 एटम्स अगर हो पोटेशियम मेटल में तो वो मिलकर बता कितनी यूनिट सेल बनाएंगे, 1 बीसीसी यूनिट सेल बनाएंगे। तो बता अगर मुझे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट करनी है तो पहले मुझे नंबर ऑफ एटम्स लाने पड़ेंगे, तभी तो आंसर ला पाऊंगा मैं। तो नंबर ऑफ एटम्स लाए किसमें बताओ, जो उसने मास बोला है उसी में नंबर ऑफ एटम्स लाओ। अब बता मास देकर नंबर ऑफ एटम लाना है, ऐसे क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के होते। अब बता हमें पहले मोल लाने पड़ेंगे मास से, तो बता यहां पर क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट इन ग्राम, और ये एटम है ना पोटेशियम इसलिए एटॉमिक वेट। तो बता यहां बस चेंज करना है नंबर ऑफ मोल्स लाए, और एटॉमिक वेट इसका होता है 39, कैल्शियम का होता है 40। तो बता नंबर ऑफ मोल्स आ गए पोटेशियम के। अब बता हमें मोल चाहिए नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। तो बता सबको पता है 1 मोल में Na एटम्स होते हैं ना एवोगाड्रो नंबर के इक्वल,
तो बता इतने मोल में कितने एटम्स होंगे, यही मल्टीप्लाई कर दूं। 1 मोल में Na एटम्स, तो 1/39 मोल में कितने होंगे, 1/39 इंटू Na एटम्स। अब बता 1 ग्राम पोटेशियम मेटल बोलूं या Na/39 एटम्स पोटेशियम बोलूं, कोई डिफरेंस है क्या? तो बता 2 एटम्स मिलकर 1 यूनिट सेल बनाते हैं, तो 1 एटम में कितनी यूनिट सेल्स होंगी, हाफ। तो बता Na/39 में कितनी यूनिट सेल्स होंगी पोटेशियम की, तो बता हाफ इंटू Na/39, मतलब आंसर विल बी Na/78 BCC यूनिट सेल्स होंगी इन 1 ग्राम पोटेशियम मेटल। अब ये इजी सा लेकिन फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बता यहां पर डायरेक्ट भी मैं दे सकता है, इसको इजी करता, कई बार डायरेक्ट मिल जाते, वो खुद हमें नंबर ऑफ एटम्स दे देता डायरेक्ट और पूछता नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बताओ, तो तब तो बता बिल्कुल सिंपल सा। ये समझ में आई है कि हाँ बता 2 एटम्स में 1 यूनिट सेल थी, तो 1 में कितनी हुई, और 1 ग्राम पोटेशियम के साथ डायरेक्ट रिलेशन यूनिट सेल का कुछ नहीं है, ओनली एटम्स का था, इसलिए हमें नंबर ऑफ एटम्स लाने पड़े। तो बताइए क्लियर। अच्छा था, इसकी जगह FCC होता तो डिवाइड बाय 2 या डिवाइड बाय 4 हो जाता, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 4, तो FCC यूनिट सेल्स आ जाती। तो चेंज बताइए क्लियर सबको ये, ठीक है। बाकी फिर हम इसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।